नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले सेशन में मौर्य साम्राज्य के इतिहास में अशोक के कार्यकाल को देखा था, जिसमें उनके महत्वपूर्ण शिलालेखों को देखा, जहाँ से प्रश्न आते हैं। उनकी धम्म की नीति क्या थी, उसके बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के बाद कुछ शासक जो थे उनको संक्षिप्त में देखते हैं। उसके बाद मौर्य काल के प्रशासन को देखते हैं, जहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं। ये मौर्य जो चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल आते हैं और लगभग हर तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने 3-4 अलग अलग पार्ट में करके वीडियो रखा है। तो इस पे आज ये तीसरा वीडियो है। मौर्य तीसरा सेशन होने जा रहा है मौर्य साम्राज्य पे। अशोक के बाद के शासकों को देख लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। बेसिकली कुणाल थे। अशोक के बाद ये भी हुआ था कि इनका साम्राज्य जो है अलग अलग क्षेत्रों में बट गया था। तो कहीं का शासक कोई, कहीं का शासक, जैसे जालौक था वो कश्मीर का शासक था। कुछ कुड़ाल थे जो कि मगध क्षेत्र में थे। ये संप्रति इनका भी नाम मिलता है। तो इस तरह से साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इन लोगों के कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। जैसे यह अंधा था कुड़ाल और धर्म रिवर्धन की उपाधि धारण करता था। संप्रति ये जैन धर्म में इसे दीक्षित किया था सुहासिन ने। इसकी उपाधि थी त्रिखंडाधिपति। त्रिखंडाधिपति इसकी कौन धर्म रिवर्धन थी कुड़ाल की? संप्रति की थी त्रिखंडाधिपति। पाटलिपुत्र और ये उज्जैन से ये शासन करते थे संप्रति। ठीक। जालौक कश्मीर में थे ये उत्तराधिकारी अशोक के। वीरसेन तारानाथ के अनुसार गांधार का शासक था ये। अशोक के पुत्र थे। दशरथ ये अशोक के पौत्र थे। जिन्होंने बराबर की गुफाएं बनाई थी आजीविकों के लिए, हमने देखा था। बृहदत्त जो है वो अंतिम मौर्य शासक थे मौर्य वंश के। इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनको मार के शुंग वंश की स्थापना करते हैं। बृहदत्त के सेनापति। मौर्य के पतन के कारण को देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में भी कारणों को। तो कौन सा कारण किसने क्या बताया है ये देख लेते हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, इनका कहना है कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी, जैसे कि उन्होंने पशु बलि पे प्रतिबंध लगा दिया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि यज्ञ वगैरह में जो पशु बलि दी जाती थी, यज्ञ बंद हो गए, यज्ञ नहीं संपन्न हो पा रहे थे। उसके अलावा यह भी माना जाता है कि जो इन सेनापति था जो बृहदत्त का, पुष्यमित्र शुंग, वो एक चूंकि ब्राह्मण था तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप उनको मौत के घाट उतारा, उनकी हत्या की विद्रोह करके। और ब्राह्मण वंश पूरा उसने जो है शुंग वंश की स्थापना करके ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धारक के रूप में उसे देखा गया। उसने कई बड़े अश्वमेध यज्ञ भी किए और ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। कई बौद्धों की बताते हैं कि हत्याएं तक करवा दी उसने। तो इस तरह से ये तर्क दिए जाते हैं। परंतु अशोक को ब्राह्मण विरोधी मानना गलत होगा, क्योंकि उसके बाद देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग जैसे उनको सेनापति के पद पे रखना बाद के शासकों में, तो ये नहीं कह सकते कि मौर्य ने ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई। अशोक की अहिंसावादी एवं शांतिवादी नीति, ये हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि अशोक की जो अहिंसावादी और शांतिवादी नीतियां थी, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी, इनका यह कहना है। इनका कहना है कि अशोक ने जो धम्म की नीति अपना ली, धम्म की नीति अपनाने की वजह से उसने अहिंसा पर बल दिया, शांति पर बल दिया। इससे क्या हुआ कि जो सेना थी, सेना में शिथिलता आ गई, युद्ध का अभ्यास उनका नहीं रहा,
जो नियंत्रण था राज्यों पर वो ढीला पड़ गया। भंडारकर हेमचंद राय चौधरी के अलावा भंडारकर का भी कहना है कि कुछ इसी तरह का, कि अशोक की जो धम्म नीतियां थी, धम्म नीति की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने दान दिया बौद्ध धर्म को, जिससे कि उसके कोष पे प्रभाव पड़ा, वित्तीय दुर्बलता आई। प्रांतीय अमात्यों का दमनकारी शासन। अमात्यों के बार बार विद्रोह होते हैं। हमने देखा कि बिंदुसार के काल में विद्रोह हुआ, जिसको तक्षशिला में जो विद्रोह होता है उसको दबाने अशोक जाते हैं। अशोक के काल में भी विद्रोह होता है तो उसे कुणाल दबाते हैं। तो अमात्यों का जो विद्रोह था, अत्यधिक जो इनकी केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी एक रीजन था। अमात्य क्या करते थे, अपने क्षेत्रों में वो जनता पर बहुत अत्याचार करते थे, जनता पीड़ित हो जाती थी। एक बार जब ऐसे ही अशोक विद्रोह को दबाने गए थे, तो जब उन्होंने जनता से देखा कि जनता से संवाद किया, तो पता चला कि वो राजकुमार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अमात्यों का विरोध कर रहे हैं। वित्तीय दुर्बलता, जैसे कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म को अत्यधिक दान दिए जाने की वजह से राजकोष पर फर्क पड़ा। यहां तक कि पतंजलि कहते हैं कि मौर्य शासकों ने सोने की मूर्तियों को गला गला कर बेचना शुरू कर दिया था। पतंजलि का कहना है सोने की मूर्तियों को गला गला कर बेचना शुरू कर दिया था शासकों ने। कर एकत्रीकरण पहले जैसा नहीं रहा और अतिशय दान की वजह से कोष पे प्रभाव पड़ा। यहां तक कि मिलता है कि उनके अमात्यों ने, इनके मंत्रियों ने, अशोक के, इनके लिए राजकोष पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वे राजकोष का धन वो दान नहीं दे सकेंगे। तो फिर वो अपने निजी जो उनकी संपत्तियां थी अशोक की, उसको उन्होंने दान करना शुरू कर दिया। इस तरह का उदाहरण मिलता है। प्रशासन का अति केंद्रीकृत स्वरूप, ये भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि जब एक शक्तिशाली शासक थे जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, तो इन्होंने पूरे राज्य को केंद्रीकृत रखने में सफलता प्राप्त की। इनकी गुप्तचर प्रणाली ऐसी थी कि कहीं पे अगर विद्रोह की सुगबुगाहट है तो इनको पता चल जाता था। लेकिन बाद के शासकों ने उस केंद्रीकरण में वो शिथिलता आई, और चूंकि केंद्रीकरण में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखते हो, किसी राज्य को, तो वहां के लोगों में एक जो स्वतंत्रता बाधित होती है तो राज्य के प्रति उपेक्षा का भी भाव आता है। बाद में जैसे ही शिथिलता मिली तो वहां के क्षत्रपों ने, वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इससे राज्य कमजोर हुआ। राष्ट्र संकल्पना का अभाव था। भले ही इतना बड़ा राज्य दिखाई देता है, कई सारे प्रांत गांधार और तक्षशिला तक फैला हुआ और इधर कर्नाटक तक, परंतु कोई इसमें एकाकार की भावना नहीं थी। शक्ति के बल पर वो नियंत्रण में थे एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली के तहत, और जैसे ही शिथिलता आई वो सब अलग हो गए। दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच, ये भी एक रीजन माना जाता है कि जैसे रोपाधान प्रणाली थी किसी की, सिक्कों का प्रयोग, ये सब अन्य राज्यों में जब डेवलप हुआ व्यापार व्यवसाय से, तो वहां भी समृद्धि आई, तो नए नए राज्य उभरे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को चुनौती देना शुरू किया। इससे भी मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ। अयोग्य उत्तराधिकारी एवं साम्राज्य का विभाजित होना, कुड़ाल हैं, जालौक हैं, सब इतने योग्य नहीं थे, ना ही इतने महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग प्रांतों में शासन करना शुरू कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका आगे चलकर पतन हो गया। अब हम लोग जो है इसके प्रशासन को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के। प्रशासन का जो इसका स्वरूप था, केंद्रीकृत था। हालांकि एक संघीय स्वरूप का भी लक्षण दिखाई देता है, प्रांतों को भी कुछ स्वायत्तता थी, लेकिन प्रमुख तौर पर
एक केंद्रीकृत प्रशासन था ये। राजा के निर्णय ही सर्वोपरि होते थे, वही सर्वोच्च कानून था। राजस्व की, राजत्व की होगा यहां पे, राजत्व की वृत्तिपरक अवधारणा, जैसे कि अशोक अपने द्वितीय पृथक शिलालेख में या प्रथम पृथक शिलालेख में कहते हैं कि सभी प्रजा मेरी संतान है, प्रथम पृथक शिलालेख में कहते हैं। द्वितीय में कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये उनकी पितृ परक अवधारणा को दिखाता है। इससे द्वितीय पृथक कलिंग लेख या शिलालेख, द्वितीय पृथक कलिंग लेख, इसमें ये कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये इनकी पितृपरक अवधारणा को दिखा रहा है और इसके साथ साथ कल्याणकारी अवधारणा को भी दिखा रहा है कि वो समस्त प्रजा को अपने संतान के तौर पर देख रहे हैं कि जैसे व्यक्ति अपने संतान के कल्याण के लिए प्रयास करता है, उसकी उन्नति के लिए करता है, वैसे वो प्रजा के लिए कर रहे हैं। अशोक का छठा शिलालेख, उससे भी पता चलता है उनके कल्याणकारी प्रशासन के बारे में। जिसमें वो प्रजा ऋण की बात करते हैं इसी छठा शिलालेख में कि हम हमारे ऊपर प्रजा की जो कल्याण की जिम्मेदारी है वो एक दायित्व के तौर पर ले रहे हैं और वो मान रहे हैं कि प्रजा का हित उनके लिए सर्वोपरि है और वो एक तरह से कर्ज के रूप में है जिसे उन्हें उनके कल्याण के माध्यम से उसे चुकाना है, प्रजा के कर्ज को। प्रशासन के स्रोत ये देखते हैं, यहां से काफी प्रश्न आते हैं। अधिकारियों के नाम और उनके क्या रोल होते थे। सबसे ऊपर सम्राट होता था, मंत्रिण और मंत्रिपरिषद, ये लगभग 5 से 6 होते थे। मंत्रिण, मंत्रिपरिषद में 17 से 18 अधिकारी होते थे। 27 से 28 ये अध्यक्ष होते थे। प्रायः ये जो मंत्री और मंत्रिपरिषद के अधिकारी थे इन्हीं को तीर्थ बोला जाता था। इनकी संख्या 17 से 18 होती थी, इन्हीं को तीर्थ भी बोला जाता था। अध्यक्ष जो होते थे वो नीचे के द्वितीय स्तर के अधिकारी थे जिनकी संख्या 27 से 28 थी। यूनानियों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है, को मजिस्ट्रेट कहा। प्रांतों में भी मंत्रिपरिषद होती थी, उसका प्रमुख राज्यपाल या कुमार होता था। ज्यादातर प्रमुख राज्यों के जो प्रांतपति या गवर्नर होते थे उनको राजकुमारों को बनाया जाता था। प्रांत के नीचे फिर मंडल होता था। मंडल के नीचे फिर होता था आहार, जिसे जिला बोलते थे, जिला। जिला के नीचे होता था स्थानीय, उसके बाद द्रोणमुख, खारवटी, ग्राम। ये क्रम ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। प्रांत के बाद आहार जिसे जिला कहते थे। स्थानीय ये एक तरह से जिले के बाद तहसील स्तर की इकाई हो गई। फिर द्रोण, खारवटी और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। अमात्य सचिव, इन्हीं को यूनानी लोगों ने सभासद, इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद एवं निर्धारक कहा है, अमात्य सचिव को। इन्हीं अमात्यों में से जो उपधा परीक्षा पास करते थे उन्हीं को जो है मंत्री बनाया जाता था। जो मंत्री और मंत्री जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उन्हीं को बनाया जाता था, जो 17 से 18 की संख्या में होते थे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आधुनिक आईएएस की परीक्षा जैसा था। बहुत ही कठिन परीक्षा होती थी जिसको पास करके ही वो लोग मंत्री बनते थे। मंत्री 4-5 सदस्य, प्रथम श्रेणी का अमात्य, युवराज होते थे इसमें, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित एवं सन्निधाता। सर्वाधिक वेतन मिलता था इनको 48,000 पर, जो ये मंत्रिण होते थे। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे, द्वितीय श्रेणी के अमात्य होते थे मंत्रिपरिषद
मंत्रिण के बाद इनको लगभग 12,000 पण वेतन मिलता था। 4-5 सदस्य ये होते थे, 12 से 13 ये होते थे, दोनों को मिला के लगभग 18 सदस्य होते थे। तृतीय श्रेणी में अध्यक्ष आता था, इसका वेतन 1,000 पण होता था। सबसे नीचे के अधिकारी का वेतन 60 पण होता था। सर्वाधिक 48,000 पण, जिसमें कि मंत्रिण होते थे जो 4-5, उनका वेतन होता था। उसके बाद सबसे कम 60 पण वेतन सबसे नीचे के अधिकारी। तीर्थ, जैसा कि मैंने बताया, जो मंत्रिण और मंत्रिपरिषद के सदस्य थे वही तीर्थ बोले जाते थे। उच्च स्तर के अधिकारी थे, इन्हें महामात्र भी कहते थे। अशोक के काल में इनको महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कौटिल्य ने भी 18 बताई है। 18 होती थी इनकी संख्या। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष होते थे। समाहर्ता, ये कर अधिकारी होते थे। कर के ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे। व्यवहारिक, दीवानी कोड का प्रमुख होता था। और प्रदेष्टा है, ये यहां प्रदेश लिख दिया है इन्होंने, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा फौजदारी कोर्ट के प्रमुख होते थे ये प्रदेष्टा। प्रदेष्टा फौजदारी कोर्ट का प्रमुख। मंत्रि परिषदाध्यक्ष मंत्रि परिषद का प्रमुख होता था। आत्विक टा है ये, आत्विक वन विभाग का प्रमुख होता था। आत्विक जो होता था, बहुत बार पूछा गया है। दंडपाल सैन्य सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी होता था, दंडपाल। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का, कारखानों का प्रमुख होता था ये, कर्मांतिक कारखानों का प्रमुख। उसके बाद है अंतपाल। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था ये। अंतपाल जो है, अंतपाल यहां लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा है। अंतपाल ये होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल होता था। प्रशासता, राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था ये, एवं समस्त रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी था। अध्यक्ष, इनकी संख्या शास्त्र में कुल 27 या 28 मिलती है। इन्हीं को यूनानियों ने मजिस्ट्रेट कहा है, अध्यक्षों को। प्रमुख अध्यक्ष थे जिसमें पूछा जाता है, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था ये। निमिताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। कुप्याध्यक्ष वन एवं उसकी संपदा का प्रमुख। अकाराध्यक्ष क्या था, तो खान विभाग का प्रमुख था। पौत्वाध्यक्ष क्या था, तो माप तौल का प्रमुख था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का प्रमुख था। और नीचे एक और अधिकारी, हाँ, ये सिक्के के ढालने का भी कार्य करता था लक्षणाध्यक्ष। एक तो छापे खाने का प्रमुख था ही, सिक्के ढालने का भी कार्य करता था। ये पूछा गया कई बार। सिक्के से संबंधित दो अधिकारी होते थे, एक लक्षणाध्यक्ष और एक रूपदर्शक। लक्षणाध्यक्ष तो ये सिक्के ढालने का था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का प्रमुख भी था और सिक्के ढालने का अधिकारी था। सिक्के ढालने का अधिकारी, ठीक। रूप दर्शक जो था, ये सिक्कों का परीक्षण करता था कि उसकी गुणवत्ता क्या है, सही बने हैं या नहीं बने हैं, मानक पे हैं या नहीं है, ये काम रूप दर्शक करता था। पणयाध्यक्ष है ये,
पड़याध्यक्ष, पड़याध्यक्ष। वाणिज्य का अध्यक्ष होता था पड़याध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख। सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रमुख। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का प्रमुख। अच्छपटलाध्यक्ष महालेखाकार। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख होता था। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। कुल 5 प्रांतों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के पहले 4 प्रांत थे, उन्होंने एक नया प्रांत कलिंग को भी बनाया, तो कुल 5 प्रांत हो गए थे इनके राज्य में, ये देख सकते हैं। जिसमें यहां पे एक था गांधार का, ये तक्षशिला, यहाँ इनका उज्जैनी हो गया, यहाँ पे पाटलिपुत्र था, काफी विस्तृत था ये। इधर था तोसली, कलिंग का क्षेत्र, और एक यहाँ पे था सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। इस तरह से 5 प्रांत थे अशोक के टाइम पे। अशोक ने कुमारों को प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने प्रांत में अनुसंयान प्रादेशिक दौरा पर जाने का निर्देश दिया था। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाया, उत्तरी कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणी कलिंग समापा या जौगढ़। ये 2 प्रशासनिक केंद्र थे, उत्तरी कलिंग में तोसली, दक्षिणी कलिंग समापा या जौगढ़। मंडल, ये कमिश्नरी आज की आधुनिक कमिश्नरियों की तरह थे, जिनमें अनेक जिले होते थे, अनेक जिलों के ऊपर एक मंडल या कमिश्नरी होती थी। उसके नीचे फिर प्रादेशिक होते थे। मंडल या इनके जो अधिकारी होते थे वो प्रादेशिक या प्रदेष्टा होते थे, इनके जो प्रमुख होते थे मंडल के जो प्रमुख होते थे वो प्रदेष्टा होते थे, प्रदेष्टा प्रमुख अधिकारी थे मंडल के। विषय आहार जिला प्रशासन, इसका जो प्रमुख होता था वो आहारपति होता था, प्रमुख अधिकारी। मेगस्थनीज ने इनको एग्रोनोमोई कहा है। जो जिला का अधिकारी होता था आहारपति, मेगस्थनीज ने इन्हें एग्रोनोमोई कहा है। सड़क निर्माण की भी जिम्मेदारी इन्हीं एग्रोनोमोई की थी, पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो एग्रोनोमोई था। स्थानीय, इसमें 800 ग्राम होते थे, 800 ग्रामों का समूह था ये। उसके नीचे फिर था द्रोणमुख, द्रोणमुख, इसमें 400 ग्राम का 2 समूह होता था द्रोणमुख में। उसके नीचे फिर खारवटिक थे, 200 ग्रामों का समूह था ये। संग्रहण, इसका प्रधान अधिकारी गोप होता था, ये 10 ग्रामों का समूह था, और अंत में ग्राम होता था सबसे नीचे। तो स्थानीय, खारवटिक, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खारवटिक, खारवटिक के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद ग्राम, ये क्रम था। आहार या जिला, उसके बाद फिर स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ग्राम, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा क्रम इनके। मौर्य काल के कुछ अन्य अधिकारी, पुलिसिन, ये जनसंपर्क अधिकारी थे। ब्रजभूमिक, ये पूछा गया है, पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी था ये ब्रजभूमिक। रज्जुक, पहले केवल भू राजस्व की जिम्मेदारी थी ये, इन पे थी, लेकिन अपने अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद इनको न्यायिक अधिकार भी दे दिया था। महत्वपूर्ण अधिकारी थे ये। इनका उल्लेख 4थे स्तंभ लेख में हुआ है रज्जुकों का, ये ध्यान रखिएगा।
चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों का उल्लेख हुआ है। अशोक के समय यह जनपद न्यायाधीश थे, जो न्यायिक कार्य दिया जनपद स्तर पे, जिला स्तर पे ये न्यायिक कार्य करते थे, आहार स्तर पे। नगर व्यवहारिक या नगर का न्यायाधीश था, नगर का न्यायाधीश था, नगर व्यवहारिक, जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक कहा गया है। नगर व्यवहारिक ही नगर का न्यायाधीश था, जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक कहा गया है। ठीक। नगर प्रशासन, इसका प्रमुख नागरक होता था। मेगस्थनीज ने इसे एस्टिनोमोई कहा है, नगर प्रशासन के अधिकारी को। समितियां, नगर प्रशा मेगस्थनीज का कहना है कि जो नगर का प्रशासन था वो 6 समितियों के माध्यम से चलता था। 6 समितियां थी जो नगर प्रशासन को चलाती थी, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस तरह से 6 × 5 टोटल 30 सदस्य नगर प्रशासन की देखरेख करते थे। 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य। न्याय प्रशासन, 2 तरह के न्यायालय थे, एक धर्मस्थी और एक कंटक शोधन। ये दीवानी मामलों को देखता था, धर्मस्थी न्यायालय दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन जो था ये फौजदारी संबंधी मामलों का न्यायालय था। सैन्य प्रशासन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो नगर प्रशासन था वो 6 समितियों के माध्यम से चलता था, जिसमें कि सभी समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। उसी तरह से सैन्य प्रशासन में भी 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक। इनका भी प्रशासन ऐसे ही चलता था। कौटिल्य के अनुसार 4 वर्षों के लोग सेना में, ये क्या है, कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोग, चारों वर्णों के लोग, कौटिल्य ने यह उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में कि चारों वर्णों के लोग सेना में भर्ती हो सकते थे, किसी वर्ण पे मनाही नहीं थी। शूद्र हो, वैश्य हो, हर एक को सेना में भर्ती होने का अधिकार था। गुल्म जो था वो सैन्य छावनियों को बोलते थे, और गुल्मदेह सैनिकों को जो वेतन मिलता था उसे कहा जाता था गुल्मदेय। सेनापति युद्ध विभाग का ये प्रधान होता था। नायक युद्ध क्षेत्र में ये सेना को कमांड करता था, उसका संचालन करता था। गुप्तचर व्यवस्था, बड़ी ही मजबूत गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्यों की। इसका विस्तृत विवरण मिलता है अर्थशास्त्र में। पुरुष एवं महिलाएं दोनों गुप्तचर होते थे। मेगस्थनीज ने इन्हें ओवरसियर्स कहा है, ओवरसियर्स कहा है। स्ट्रॉबो ने इन्हें इंस्पेक्टर या निरीक्षक कहा है, स्ट्राबो ने। अर्थशास्त्र में इन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में महामात्या सर्प जो होता था, महामात्या सर्प, महामात्या सर्प, ये गुप्तचरों का प्रमुख होता था, गुप्तचरों का प्रमुख। ठीक। गुप्तचरों का प्रमुख होता था। 2 तरह के गुप्तचर होते थे, एक संस्था जो अस्थाई होते थे, एक जगह रह के गुप्तचर का कार्य करते थे, और एक भ्रमणशील होते थे जिन्हें संचरा कहा जाता था। अस्थाई में थे काप्टिक, वैदेहक, उदास थी, तापस, ग्रहपति। भ्रमणशील में थे सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिवाजिका। आर्थिक व्यवस्था मुख्य तौर पे भू राजस्व
और कर इस पे निर्भर था। अर्थ राज्य का। कृषि कार्य में वैसे तो दासों का प्रयोग सबसे पहले बुद्ध काल में दिखता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, लेकिन व्यापक तौर पे दासों का प्रयोग कृषि कार्य में मौर्य काल में किया गया। मेगस्थनीज का कहना है कि राजा ही भूमि का स्वामी होता था मौर्य काल में। हालांकि कृषकों को भी भूमि का स्वामित्व दिया गया था निजी तौर पर, परंतु अंतिम रूप से, मूल रूप से राजा ही भूमि का स्वामी होता था, कभी भी किसी की भी जमीन ले सकता था। भूमि के प्रकार। राजकीय भूमि, इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहते थे। निजी भूमि, इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको भाग कहते थे। कर था वो 1/6 से 1/4 के बीच में होता था। ठीक। भूकर से मुक्ति को उद्बालिक परिहार आदि कहा जाता था। जिस जमीन के मालिक को भूमि कर से मुक्ति मिल जाती थी उनको उद्बालिक या परिहार आदि कहा जाता था। कर मुक्त ग्रामों को परिहारक कहा जाता था। परिहारक, कर मुक्त ग्रामों को, जो गांव जिनको कर नहीं देना होता था उनको परिहारक कहा जाता था। ठीक। करों के प्रकार। प्रणय, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपातकालीन कर था। प्रणय। हिरण्य जो था ये नगद कर था। विष्टि वेगार को कहते थे। परहीनक जो है ये चराई कर था। वतनी सड़क कर था। उदयक भाग, ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या था? ये सिंचाई कर था, उदयक भाग। ठीक। प्रवेश, ये आपात कर था, आपातकाल में जो कर लगता था। नहीं सॉरी, मैंने बताया प्रलय जो था ये आपातकालीन कर था, ये थोड़ा यहां मिसप्रिंट है। प्रवेश जो था ये आयात कर था, जब बाहर से कोई वस्तु राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी तो जो आयात कर लगता था, इसीलिए इसका नाम देखिए है प्रवेश, वो आयात कर होता था, ये लगभग 20% था। चोर रज्जू, ये चौकीदारी कर था, चोर रज्जू। वार्ता, राज्य की अर्थव्यवस्था जो कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार पर आधारित थी, इसी को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी वार्ता का अधिकारी माना है। शूद्रों को भी, तो उनको भी कृषि का अधिकार है, कृषि, पशुपालन और व्यापार का। कौटिल्य ने, ठीक है, शूद्रों को वार्ता संबंधी का अधिकार सबसे पहले गौतम ने दिया था, उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिक्र मिलता है। अदेव मात्रिक, यहां दिख नहीं रहा है, अदेव मात्रिक एक उस भूमि को कहा जाता था जो बिना वर्षा के भी उत्पादन होता था, जहां पे बिना वर्षा के भी अच्छा कृषि उत्पादन जिस भूमि पे होता था, जुना बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि, ऐसी भूमि को अदेव मात्रिक कहते थे। ठीक। व्यापार वाणिज्य, खनन, नमक, ये देखिएगा, खनन, नमक, जहाज रानी, अस्त्र शस्त्र, इन सब के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एक अधिकार था। भड़ौच, सुपारा एवं ताम्रलिप्ति मौर्य काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। भड़ौच और सुपारा ये पश्चिमी तट पर था, और ये ताम्रलिप्ति ये बंगाल में पूर्वी तट पर था, बंगाल की खाड़ी में के पास स्थित। बाकी वो दोनों पश्चिमी तट के थे। प्रधान उद्योग था मौर्य काल का सूत काटना।
एवं उस बुनाई करना। सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र थे वत्स, मथुरा, मदुरा, काशी, अपरांत, कलिंग, महिष्मति। कौटिल्य चीन के रेशमी उद्योग को चीन पट्ट की संज्ञा देते हैं। बंग, मलमल, नेपाल, कंबल। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। बंगाल में मलमल का उत्पादन होता था, उसके लिए जाना जाता था। नेपाल कंबल के लिए प्रसिद्ध था। छौम जो था ये एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। रेशमी, रेशी ये जो लिखा है ये रेशमी वस्त्र था छौम। दुकुल, पीपीटी बनाने वाले की बहुत गलतियां हैं। दुकुल सफेद एवं चिकना कपड़ा जिसका निर्माण पेड़ों की छाल से होता था। दुकुल। मौर्य काल में वस्त्र उद्योग भी जो था वो राज्य द्वारा संचालित था। ठीक। मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल राज्य के पास था। संचार साधन, चार प्रमुख सड़क मार्ग थे। उत्तरापथ पूर्वपुर से ताम्रलिप्ति तक जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। दक्षिणापथ था। फिर भृगुकच्छ से मथुरा तक एक मार्ग था और एक मात्र था मार्ग था चंपा से कौंजामी एवं सिंधु से सौवीर तक जाता था। ये चार मार्ग थे। प्रशासन देख लिया, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब अभी एक और सेशन होगा मौर्य पे जिसमें हम मौर्य काल के कला को देखेंगे, जैसे उनके स्तंभ, उनकी क्या विशेषता थी, मौर्य काल में जो स्तूप बने उन स्तूपों को देखेंगे। तो एक और सेशन होगा, उसके बाद मौर्य कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।